देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर जो बात कह रहे हैं, उस बात में कहीं न कहीं दम है। दम इस वजह से है क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि विरोधी को चुनाव में हराया जाए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि उसको चुनाव लड़ने ही ना दिया जाए या उसका नामांकन खारिज हो जाए। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं नगीना में, देखिए जैसे अनुज जी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे खबर के भी 2 पहलू होते हैं। अब बात दरअसल ये है कि समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतार दिया, बसपा ने भी प्रत्याशी उतार दिया। कांग्रेस अगर अलायंस में ना होती तो शायद वो भी प्रत्याशी उतार देती, बीजेपी का प्रत्याशी है ही। अब चंद्रशेखर पिछले 1.5 से 2 साल से या यूं आप कह लीजिए जब से उन्होंने पार्टी बनाई है, तब से उनका जो फोकस एरिया है अपनी राजनीति के लिए वो नगीना है और नगीना में वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में खबरें आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उनका अलायंस हो जाएगा और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतार दिया। एक तरीके से जैसे कल हम और आप बात कर रहे थे, पल्लवी पटेल ने प्रेशर पॉलिटिक्स की, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। अच्छा। चंद्रशेखर नामांकन करने गए, देखिए डाउट क्यों होता है खबरों में, इस तरीके की चीजों में संशय की स्थिति क्यों आती है। चंद्रशेखर सादगी से नामांकन करने वाले शख्स तो है नहीं। जो आदमी 25-25 हजार 30-30 हजार लोगों की सभाएं कर रहा है, क्या वो भीड़ के बिना नामांकन करने जाएगा? और क्या उसके समर्थक मानेंगे? वो नामांकन में साथ नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर के एक बेहद करीबी समर्थक से मेरी बात हुई। वो पिछले 10 दिन से नगीना में कैंप कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और आज जब मैंने उनसे नामांकन के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपने किसी काम से लौट रहे हैं। मतलब आप इंडिकेशंस देखिए, जो लोग आपके साथ लगातार प्रचार कर रहे थे, क्या नामांकन के दिन वो गायब हो जाएंगे? और चंद्रशेखर क्या अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे? क्या अपनी, अगर मान लीजिए वो नामांकन करने गए भी थे, उनका नामांकन नहीं हुआ, तो वो अपनी ताकत का एहसास सपा बसपा को तो जरूर कराते, एक मैसेज देने की कोशिश करते। देखिए, राजनीति में नामांकन का दिन बेहद अहम होता है। इस दिन आप अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शन करते। 2 दिन बेहद अहम होते हैं अनुज जी, प्रचार आप चाहे जितना करिए। पहला नामांकन का दिन और दूसरा जिस दिन प्रचार थमने वाला होता है। इन दोनों दिन प्रत्याशी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। हो सकता है चंद्रशेखर नामांकन करने गए हो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि अखिलेश यादव एक बार फिर से नगीना के बारे में नहीं, सोचें। चंद्रशेखर जब वहां पर गए और उसके बाद जो उनका बयान आया है वो बहुत अहम है। उन्होंने कह दिया कि भाई क्या पर्चा जो है हमारा दाखिल ना करने दिया जाए, इसके पीछे कोई काम काम तो नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। चंद्रशेखर ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि मेरा पर्चा भी खारिज करा दिया जाए। ऐसा आरोप, अब जाहिर सी बात है, पर्चा कौन खारिज कराएगा? प्रशासन कराएगा। प्रशासन किसका है? सरकार किसकी है? तो उनका निशाना कहां पर है? वो भी एक मैसेज उन्होंने दे दिया है। यानी कि देखिए, चंद्रशेखर एक एक चीज तो चंद्रशेखर बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि लड़ाई जब तक भाजपा बनाम चंद्रशेखर नहीं बनेगी, तब तक चंद्रशेखर को फायदा नहीं है। चंद्रशेखर इस लड़ाई को त्रिकोणीय नहीं होने देना चाहते, क्योंकि चंद्रशेखर नहीं चाहते कि वोटों का बंटवारा हो। चंद्रशेखर चाहते हैं कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बनाम चंद्रशेखर रहे। ये लड़ाई कहीं भाजपा बनाम सपा न बने, ये लड़ाई कहीं भाजपा बनाम बसपा न बने, क्योंकि बसपा इस सीट को जीती है 2019 में अनुज जी। तो ऐसा नहीं कि बसपा बहुत कमजोर है। यहाँ पर बसपा ने सिर्फ प्रत्याशी बदला है। गिरीश चंद्र जाटव की जगह पर यहाँ वो सुरेंद्र पाल सिंह मैनवार को जो लेकर के आए हैं, वो सिर्फ प्रत्याशी बदला है। चुनाव तो वो जीती है ना वहां पर। तो और जाहिर सी बात है कि नगीना बिजनौर का वो इलाका है जहां मायावती का भी अच्छा खासा असर है। और चंद्रशेखर ये चाहते हैं कि लड़ाई उनकी और भाजपा की बनी रहे, और यही मैसेज देने के लिए देखिए, वो अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा से लड़ाई तो मैं ही लड़ रहा हूं, बाकी सब तो ऐसे ही है, ये बी टीम है, फला सी टीम है, लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो ये भी उन्होंने मैसेज दे दिया है। तो जो जो मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उनके प्रत्याशी के नाम जब सामने आए तो उसके बाद आपको क्या लगा कि वाकई चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं, या फाइट जो है यहाँ पर त्रिकोणीय हो रही है, या चारों तरफ से हमले हो रहे हैं? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कुछ देखिए, टफ फाइट लग रही है? देखिए फाइट तो टफ है अनुज जी, नामांकन के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 29 मार्च के बाद, क्योंकि 27 मार्च तक नामांकन है, उसके बाद एक दिन बाद नाम वापसी भी है, और राजनीति में नाम वापसी भी बेहद अहम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला, जैसे कि आप ये मानिए कि कल तक नगीना की तस्वीर बहुत हद तक साफ होने वाली नहीं, है। कल तो कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर की कलम करेंगे नामांकन। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ चंद्रशेखर कल नामांकन करेंगे। हो सकता है उसके पहले अखिलेश यादव समर्थन दे दें, अपना प्रत्याशी वापस ले लें। मैंने कल भी आपसे कहा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पल्लवी पटेल के बारे में हम और आप कल बात कर रहे थे, और आज वो चीजें हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल तक नगीना की सीट पर अखिलेश यादव बड़ा फैसला ले लेंगे, क्योंकि अंदर खाने की जो खबरें हैं
और हमारे जो रिपोर्टर्स प्रदेश कार्यालय से खबर ला रहे हैं उसके मुताबिक अंदर खाने कुछ चल तो रहा है, मंथन तो हो रहा है, गुणा गणित निकाला जा रहा है कि नफा नुकसान कितना है प्रत्याशी वापस लेने का। सोशल मीडिया भी बहुत छाया हुआ है, लोग जो है फोटो ट्वीट कर रहे हैं चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की, और कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले 48 घंटे या 24 घंटे बहुत अहम है, कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं तो आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अभी के समय से लगाकर कल शाम तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर नामांकन कर दें, हो सकता है उसके बाद भी आपको एक तस्वीर दिखे कि मनोज कुमार गए और चंद्रशेखर को माला पहनाया, गले लगे कि हम एक हैं। ऐसे मैसेज तो राजनीति में बहुत आए हैं। लेकिन फिर वो वाली बात कहाँ पर टिकती है जब समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े चंद्रशेखर? देखिए, राजनीति में अगर आप इतनी जिद के साथ चलेंगे, जिसको कहते हैं देसी भाषा में इतनी ईड़ के साथ चलेंगे तो सफलताएं नहीं मिलेंगी। अब अखिलेश के सामने मजबूरी क्या फंस रही है? पल्लवी पटेल अलग हो गई है एक तरीके से, तो उस नुकसान की भी तो भरपाई करनी है। हालांकि जयंत चौधरी की भरपाई करने के लिए सुनील सिंह लोकदल के जो है वो साथ में आ गए हैं, लेकिन जो पल्लवी पटेल डेंट पहुंचाने जा रही है, देखिए डेंट छोटा या बड़ा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में 0.1% का खिसकना भी आपका नुकसान है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की सीट को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से सोचेंगे। अगर चंद्रशेखर की सीट को लेकर वो सीरियस हुए तो प्रत्याशी बैक करने में उनको समय नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि बेहद मुश्किल काम है, ऐसा तो सपा ने किया है ना। नोएडा में प्रत्याशी बदला है ना उन्होंने। बदायूं में धर्मेंद्र की जगह शिवपाल सिंह यादव गए, बर्ग साहब का निधन हुआ, उसके बाद वहां पर उनके वो टिकट उन्होंने दिया। और एक दो सीटें ऐसी जहां प्रत्याशी बदले, और एक दो सीटें अभी ऐसी हैं जहां प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इधर आ सकते हैं, और अगर संघमित्रा को टिकट नहीं मिलता है तो फिर संघमित्रा को टिकट दिया जा सकता है। तो आप समझिए, अगर संघमित्रा को टिकट दिया जाएगा यानी बदायूं से, यानी शिवपाल सिंह यादव का टिकट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अभी कन्नौज का खुला रखा है उन्होंने ऑप्शन पूरा पूरा। पीलीभीत में उन्होंने टिकट जरूर दे दिया है, लेकिन राजनीति में कभी कभी टिकट इस बात के लिए भी दिए जाते हैं ताकि सामने वाले पर प्रेशर बने। आप देखिए, अखिलेश जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं, हो सकता है उनका जमीनी आधार बहुत ज्यादा हो, वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, या अपनी किसी 2-3 विधानसभा में उनका असर हो, लेकिन अगर प्रदेश के सिनेरियो में आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नामी लोग नहीं है। 2-4-5 नाम ऐसे हैं जिनको आप उंगलियों पे अनुज जी गिन सकते, बाकी लेकिन चंद्रशेखर ने बहुत कम समय में, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी चंद्रकांत, कि चंद्रशेखर ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं राजनीति की दुनिया में। देखिए, मेहनत जो होती है वो कभी भी निष्परिणाम नहीं जाती है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, और आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है कि आपको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर आप उस मकसद को पाते हैं। चंद्रशेखर चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, पहला। दूसरा, लड़ते हैं तो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन इन दोनों बातों को अगर आप किनारे रख दीजिए अनुज जी, एक युवा के तौर पर आप चंद्रशेखर को देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं, इस आदमी ने मेहनत तो की। ये आदमी अपने क्षेत्र में, भले ही वो नगीना में मेहनत कर रहे हैं, बिजनौर में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो की है। देखिए, आप और हम आकलन करें कि एक वार्ड के पार्षद को या एक ब्लॉक प्रमुख को सुनने के लिए 10,000 आदमी नहीं आएंगे जो जनप्रतिनिधि हैं। और चंद्रशेखर के पास तो कोई पद नहीं है, लेकिन वो संगठन में अपना काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठी भी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, सड़क पर भी बैठ रहे हैं, गोली भी चली है उनके ऊपर। तो क्षेत्र के लोगों को तो ये दिख रहा है। मैं तो तमाम वीडियोस देख रहा था नगीना के, जिसमें तमाम युवा जो हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो खुल के कह रही कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं। तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप चंद्रशेखर के साथ क्यों, तो उन्होंने कहा कि वो सबकी बात करते हैं, हर वर्ग की बात करते हैं। तो मैंने जब वहां पे अपने जानने वाले लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी कि भाई चंद्रशेखर पे क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो दलित बिरादरी है, चंद्रशेखर जिस समाज से आते हैं उसका तो साथ है ही, इसके अलावा जो मुस्लिम वर्ग है वो बड़ी तादाद में चंद्रशेखर के साथ है। और इतना ही नहीं, जो वहां के ब्राह्मण ठाकुर भी हैं वो भी चंद्रशेखर को व्यक्तिगत तौर पर पसंद कर रहे हैं। चंद्रशेखर के देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल की आप घटनाओं को देखिए, जहां कहीं भी कोई घटना हुई है चंद्रशेखर वहां पहुंचे हैं, चंद्रशेखर ने उनकी बात की है। तो जब, और एक मैसेज नगीना के लोगों में एक और है कि अगर चंद्रशेखर सांसद बनेंगे तो हमारा नेता जो है वो प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का नेता है, तो इसकी आवाज ज्यादा बुलंद होगी, सदन में इसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। और जिस तरीके से चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई, उसके बाद आजाद समाज पार्टी की स्थापना, कांशीराम और अंबेडकर के विचारों को लेकर, पेरियार के विचारों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और चंद्रशेखर की सादगी जो है, देखिए चंद्रशेखर बहुत कोई भौकाल वाले नेता नहीं, चंद्रशेखर अपनी बात को स्ट्रेट कहते हैं, जिसको कहा जाता है ना सपाट कहते हैं, लाग लपेट नहीं है, लच्छेदार भाषण नहीं है, शेरो शायरी नहीं सुनाते। वो मंच पर आते हैं और सीधे वो अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हम फला मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो
यानी वो सीधे जनता से कनेक्ट भी हो रहे हैं अनुज जी, और राजनीति में कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। नहीं, अब चंद्रकांत, अब जरा इस पर भी आते हैं पॉइंट पे कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभी अभी क्या कुछ इसको बचा है कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि समय नहीं बचा है। आप देखिए, चंद्रशेखर इधर नामांकन करने के लिए आतुर है। अब ये तो आप अभी बता रहे हैं कि आतुर है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, या फिर कोई रणनीति हो सकती है, राजनीतिक रणनीति हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है। तो क्या अभी वाकई कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? देखिए, कल भी हमारी आपकी बात हुई थी, और मैं थोड़ा सा खुलकर इस मुद्दे पे हमेशा इन मुद्दों पर बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बात होगी, जो बात हो रही है, कोई तो बात होगी। जो आपने बात कही ना अनुज जी, की टेबल पर बैठकर बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती, समय कम है, समय तो बहुत है, अभी 27 तारीख तक का समय है, एक कॉल का इंतजार है बस। मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉल अगर अखिलेश यादव की तरफ से या अखिलेश यादव के ऑफिस की तरफ से पहुंचती है और ये कहा जाता है कि ओके, ओके ही तो करना है। अखिलेश यादव के सामने कोई मजबूरी है चंद्रशेखर को अब साथ में लेना, कि पल्लवी पटेल दूर होती दिखाई दे रही हैं? भाई गठबंधन नहीं, उन्होंने बोल दिया 22 में था, 24 में नहीं है। तो क्या किसी तरह की कोई मजबूरी है, या फिर नहीं ठीक है, वो समीकरण साध रहे उत्तर अच्छा, प्रदेश? आप इस मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप ये बताइए कि अखिलेश को ज्यादा नुकसान किससे, चंद्रशेखर या मायावती? मायावती से ज्यादा नुकसान है। और मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन बसपा इस समय आप कह सकते हैं एक तरीके से अपने नए दौर में जा रही है। बसपा का एक, आप समझ लीजिए, नया समय शुरू हो रहा है। वो समय कब आएगा? 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, कहा नहीं जा सकता, या नहीं आएगा। लेकिन आकाश आनंद बसपा को एक तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं, उसका नया वर्जन बना रहे हैं, नए लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की नजर उस पर भी है। अखिलेश का ज्यादा नुकसान चंद्रशेखर से नहीं है, अखिलेश का ज्यादा नुकसान मायावती, आकाश आनंद, ये जो आकाश आनंद नई कोशिशें कर रहे हैं इससे है। क्योंकि देखिए, आकाश आनंद एक चंद्रशेखर एक क्षेत्र तक सीमित है, पश्चिम की 2 4 5 सीटों तक, 25 से 30 विधानसभा सीटों तक वो सीमित है। वो दौरा भले ही पूरे प्रदेश का कर रहा है, लेकिन अभी उनका फोकस एरिया वही है। लेकिन मायावती का क्या है? मायावती के पास तो 75 जिलों में संगठन है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अखिलेश से ज्यादा सांसद थे उनके पिछली बार। तो अखिलेश ये समझ रहे हैं कि क्योंकि टारगेट 24 नहीं है अनुज, मैं फिर कह रहा हूं, टारगेट इन दोनों पार्टियों का 27 है। तो 27 में चंद्रशेखर किसके लिए चुनौती बनते हैं? अगर 27 में चंद्रशेखर मायावती के लिए बड़ा चैलेंज बनते हैं, तो अखिलेश यादव को चंद्रशेखर से कोई गुरेज नहीं है साथ लेने में। ले ले, अखिलेश ने क्या लिया नहीं है? अखिलेश ने जयंत को लिया है, अखिलेश ने केशव देव मौर्य को लिया है, संजय चौहान को लिया, ओम प्रकाश राजभर को लिया, पल्लवी को लिया, किसको नहीं लिया? अखिलेश ने तो सबको लिया। तो अब अखिलेश के सामने ये ऑप्शन है, क्योंकि जयंत जा चुके हैं, पल्लवी की तलखियां आप देख ही रहे हैं, केशव देव मौर्य अलग ही हो चुके हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को अब एक तो साथी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अगर बड़ी राजनीति सोच रहे होंगे, अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में सोच रहे होंगे, अगर उनके सोचने का कैनवास बड़ा है, तो वो एक सीट, देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, एक सीट देना कोई बड़ी बात नहीं। चंद्रशेखर क्या मांग रहे हैं कि मैं अपने सिंबल पर लड़ना चाहता हूं। हालांकि उसमें तर्क अखिलेश का भी ठीक है कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। तो जो यादव वोटर्स है, जो उस क्षेत्र का यादव वोटर्स है, वो बड़ी आसानी से चंद्रशेखर को मिल जाएगा। मेरा मेरा ये मूल सवाल ये है चंद्रकांत, कि भाई पीडीए को लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, आप चंद्रशेखर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पल्लवी पटेल से आप नाता टूट रहा है, तो क्या ये कोई डेंट नहीं मारेगा? पीडीए का एक तरफ आप नारा दे रहे हैं, जनता में क्या मैसेज गलत नहीं जाएगा क्या? देखिए, हम कमजोर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोरी से सारी बातें सुन लें। बड़ी एक साफ लाइन थी इस गठबंधन में कि पल्लवी पटेल की पार्टी को एक सीट मिलेगी। तो फिर पल्लवी पटेल का 3 सीटों पर दावा करना, ये तो गठबंधन धर्म के भी खिलाफ है ना। ऐसा तो नहीं कि राउंड टेबल पर आपकी बात नहीं हुई होगी, राहुल गांधी बैठे होंगे, अखिलेश बैठे होंगे, प्रियंका बैठी थी, अजय लल्लू और तमाम नेता बैठे थे। तो पल्लवी पटेल को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश की गई होगी कि आप एक सीट फूलपुर ले लीजिए या फलानी सीट ले लीजिए। अगर ये बातें हुई थी, अगर ये चीजें तय हुई थी, उसके बाद पल्लवी पटेल का ये स्टेप, ये तो राजनीति में इसको जो राजनीतिक विश्लेषक भी होते हैं और जो आपके आलोचक भी होंगे, वो भी नहीं ठीक मानते हैं। लेकिन देखिए, आप इसी जगह पर एनडीए को उठा करके देखिए, वहां ऊपर से चीजें तय हो गई कि ये सीट,
वहां कोई विद्रोह नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। ये तो लोकतंत्र है ना कि पल्लवी पटेल अपनी बात रख पा रही हैं। ये तो लोकतंत्र है ना कि जयंत चौधरी अचानक से चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी पटेल के मसले पर जो अखिलेश यादव का स्टेप है, एक काफी हद तक इसको ठीक कहा जाएगा। ठीक है ये। ठीक है, ठीक इसलिए भी है क्योंकि आप कितने दबाव में काम करेंगे। कल को पल्लवी पटेल कह देती कि हमको 5 सीटें चाहिए, तो क्या देनी पड़ तो क्या दे देते। और ऐसा तो नहीं कि अखिलेश ने दिया नहीं, कांग्रेस को पहले 11 सीटें दे रहे थे ना, कांग्रेस अड़ गई थी, 17 सीटें दी ना फिर उसको। जयंत चौधरी को तो 7 सीटें ऑफर कर दी थी ना, और जयंत चौधरी वहां 2 सीटों में चले गए। 2 सीटों के अलावा एक मंत्री पद यहाँ पर, एक एमएलसी इतना मिल गया वो उनको। असल में जयंत चौधरी तो सत्ता के साथ रहना चाहते थे, वो सत्ता के साथ चले गए। बात ये है, अब आपका सवाल है कि पल्लवी पटेल का जाना नुकसान करेगा या और नहीं करेगा। चंद्रशेखर से दूरी बनाना क्या डेंट दोनों दोनों देखिए, नुकसान दोनों करेंगे। ऐसा मैं अगर ये बात कहूं कि पल्लवी पटेल कोई नुकसान नहीं करने वाली, तो ये गैर जिम्मेदार बयान होगा। पल्लवी नुकसान करेंगी। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है वो। खबर तो ये भी आ रही कि पल्लवी पटेल मिर्जापुर में भी प्रत्याशी उतार रही हैं, और मिर्जापुर में तो उनके पति का नाम है। अच्छा। पंकज पटेल का नाम है। और बाकी जिन सीटों पर अखिलेश ने कुर्मी उतारे हैं, जैसे बांदा में प्रत्याशी उतारा है कुर्मी, वहां पे अपना दल प्रत्याशी उतारेगा। और यूपी में तो 10-15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी 1 से 1.5 लाख के आसपास है। हमारे उन्नाव में 1 से 1.5 लाख के आसपास कुर्मी है। तो अब अपना दल जो है, जहां कुर्मी बाहुल्य है, वहां कुर्मी का वोट लेने के लिए अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, अपना दल सेक्युलर, अपना दल सोनेलाल जो है, उसके सामने तो मजबूरी है कि वो 2 सीटों के अलावा कहीं लड़ नहीं सकता, क्योंकि भाजपा में ऊपर से तय है, वो कहीं नहीं लड़ सकता। लेकिन अब अपना दल कमेरावादी तो स्वतंत्र है, ये यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़े और 2027 में चाहे तो 40-50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे हो सकता है पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव नहीं मना पाए तो राहुल गांधी मनाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव के तो बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही है कि मनाएंगे। तेवर नहीं बता रहे। अखिलेश यादव के तेवर जो सख्त थे, उन्होंने बता दिया कि भाई, एक लाइन में जवाब दिया है अखिलेश यादव ने कि 2022 तक थे, 24 में नहीं है। सीधी सी बात बाकी उन्होंने कहा आपको जो न्यूज चलानी चला लीजिए, आपको जो चलाना आपको है, जो आप चला समझ लीजिए। में आ रहा है आपको चलाना आप चला लीजिए। पटेल की तरफ से जो चिट्ठी है उसमें लिखा था ना, इंडिया गठबंधन, इंडिया जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि भाई हमारे साथ नहीं, अब राहुल गांधी जाने। राहुल गांधी से तो आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा वाराणसी में एकदम जीप में अगल बगल बैठे दोनों दिखाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश के साथ। अब आप समझिए हाई कमान एकदम कांग्रेस पार्टी का उनके साथ पल्लवी पटेल। दिल्ली का जो आला कमान है कांग्रेस का, वो पल्लवी को बूस्ट कर रहा था। लेकिन अखिलेश यादव जब साथ आ गए, उसके बाद अखिलेश यादव साथ, देखिए अब मुझे, देखिए अनुज जी, अब ये तो बचकाना बात हो जाएगी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि राहुल गांधी अखिलेश को इग्नोर कर देंगे, पल्लवी को साथ ले लेंगे। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अखिलेश यादव समझाने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, चीजों को संभालने की कोशिश करें। हो लेकिन सकता है कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाए कि मैनेज कर ये लीजिए। कहा तो जाएगा, दोनों से कहा जाएगा कि आप बैठकर बात करिए। हो सकता है कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जाए, या एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग की जाए, कुछ किया, या बैठक हो, अजय लल्लू को भेजा जाए, पल्लवी, कुछ भी किया जाएगा। लेकिन अगर पल्लवी पटेल अपनी जिद पर अड़ गई हैं कि वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, देखिए इसमें पल्लवी पटेल का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वो डेंट जरूर करेंगी, फायदा उनका भी नहीं, नुकसान ही है। और वो इंडिया गठबंधन का भी नुकसान करने जा रही हैं। जो नुकसान करे 10,000 वोट का, 20,000 वोट का। सपा बसपा जब अलग अलग चुनाव लड़ते थे तब क्या होता था, 500 वोटों से जीत हार तय हो जाती है। 131 वोट, 131 वोट अब देखा आप सोच लीजिए। तो फिर ऐसे में अगर पल्लवी पटेल ये जो स्टेप चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पल्लवी और चंद्रशेखर, इन दोनों के मसले पर अगले 24 से 48 घंटे अहम होंगे। और जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी पल्लवी को मनाने की, अखिलेश को समझाने की, चंद्रशेखर से बातचीत करने की कोशिशें चल रही होंगी। वो कोशिशें किस स्तर पर चल रही हैं, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव सीधे चंद्रशेखर को फोन कर दे कि हाँ भाई। उसके लिए आदमी अपॉइंट है, नरेश उत्तम बात करेंगे चीजें समझने की। पहले तो मुझे ऐसा लगता है चंद्रशेखर को समझाने की कोशिश होगी कि आप हमारे सिंबल पे आओ, आप हमारे सिंबल पे आओ। अब जब वो बात नहीं मानी, तभी अखिलेश ने प्रत्याशी उतारा। लेकिन अगर ये बातें ठीक, देखिए अखिलेश ने भी कोई बहुत सॉलिड प्रत्याशी नहीं उतारा है। मैं यही कह रहा हूं कि दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। अखिलेश यादव प्रत्याशी उतारकर प्रेशर में मेंटेन कर रहे हैं, और चंद्रशेखर नामांकन के नाम पर प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। देखिए यही तो राजनीति है। जब इसमें राजनीति में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, जो दांव चले उससे दांव चल के अपना काम कीजिए। और दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं, और दोनों इस बात को समझ रहे हैं। क्या चंद्रशेखर नहीं समझ रहे कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशी क्यों उतारा, या अखिलेश यादव नहीं समझ रहे कि चंद्रशेखर आज नामांकन करने क्यों पहुंच गए?
बिल्कुल ठीक बात है। भाई और एकदम इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए नामांकन की क्या खबर है, खबर आई कि चंद्रशेखर आज नामांकन करेंगे। पहले खबर आई 12:30 बजे के आसपास करेंगे, फिर एक खबर आती है कि 2 बजे के आसपास करेंगे। फिर चंद्रशेखर जाते हैं और कहते हैं कि हमको नामांकन नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया गया? आखिर नामांकन ना करने देने की वजह क्या थी? मुझे तो नहीं समझ में आती। हाँ, उन्होंने कहा टाइम खत्म हो गया था, गाड़ियां पीछे रोक ली गई थी। मुझे ऐसा हम लगता है नामांकन नामांकन जो होते हैं वो 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास तक नामांकन चलते रहते हैं, क्योंकि 5 बजे तक ऑफिस टाइम है कलेक्ट्रेट का। तो 3 4 बजे तक नामांकन चलते रहते हैं, 10 बजे तक शुरू होते हैं। आप 2 बजे के करीब पहुंचे थे और जाहिर सी बात है अपनी सारी तैयारी करके पहुंचे होंगे, तो नामांकन भरने में तो वो तो आपको सेट दाखिल करना है। तो आप क्या कह रहे हैं, कलेक्टर घूम के आ गए वो? मुआयना करने गए होंगे कलेक्ट्रेट का कि कल नामांकन करने आएंगे तो कहाँ कहाँ से आना है, कहाँ कहाँ क्या क्या खरीदना है। देखिए नामांकन के सेट तो उन्होंने खरीद लिए होंगे, हाँ। जाहिर सी बात है नामांकन सेट खरीद लिए होंगे। नहीं, अब तो पर्चा कह रहे हैं भर भी लिया हमने, बड़े पर्चा बहुत अच्छे से सलीके से भरा है, कह रहे हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं भाई। हाँ, पर्चा भर लिया है, प्रस्तावक तैयार हो गए होंगे, जो जमानत की राशि जमा होती है वो सब तैयार हो गया होगा, ड्राफ्ट आफ्ट चेक फैक जो बनना होगा, कागज आय निवास जात वोटर लिस्ट आधार कार्ड पैन कार्ड सब तैयार होगा फिर बिल्कुल। अब तो कल जाके बस पर्चा दाखिल कर देना है। लेकिन अगर सपा के सिंबल पर लड़ना है तो लखनऊ तो भेजना पड़ेगा, किसी को फॉर्म मिलता है नामांकन करने वो लाना पड़ेगा। अगर सपा के सिंबल पर नहीं लड़ना तो आप ऐसे ही दाखिल कर दो। फिर ये भी वहां से तय करना पड़ेगा कि ठीक है हम नामांकन दाखिल करे ले रहे हैं, आप ये बताओ आप कैसे प्रत्याशी बैक करोगे, क्योंकि अखिलेश भी ऐसे प्रत्याशी बैक नहीं कर सकते। कुछ तो बताना पड़ेगा बीमारी ना। का हवाला दे देंगे सही या बात है। असमर्थ है, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तमाम तरीके के बहाने पर्चा हो गए। खारिज भी हो जाते हैं। पर पर्चा खारिज कराना तो नेगेटिव मैसेज चला जाएगा, खैर बीजेपी उस पर और मजे ले सकती है वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश और चंद्रशेखर बातचीत करेंगे और चंद्रशेखर के नामांकन करने के बाद या नामांकन करने से पहले इस पर कुछ हल निकालने की कोशिश जरूर होगी। और जहां तक बात पल्लवी की है, तो पल्लवी शायद अपना दम दिखा रही हैं, या इसको कहते हैं ना सियासत में एक शब्द होता है लोडर, तो लोड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा भी लोड लीजिए।